नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। आपने बड़ी कृपा की कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण विशेषकर हथियारों के बारे में आपने एक चर्चा का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, अवैध तरीके से हथियार मदरसों में तो बन ही रहे थे, लेकिन ये जो मामला मेरठ से आया है, वहां पर देखिए किस तरह से अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री घर के अंदर चल रही थी, बेसमेंट में चल रही थी। ये आपने बिल्कुल सही बिंदु के ऊपर आपने संकेत दिया है। और ये हमेशा से कुछ, मैं तो चूंकि इस एरिया में बहुत रहा हूं, यहां पर इसको कुटीर उद्योग की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा कंट्री मेड पिस्टल CMP। वो एक बहुत आसान होता है बनाना और उसमें कुछ ज्यादा कारीगरी का काम नहीं होता है। पहले होती थी एक रैले साइकिल आती थी, उसको काट करके उसमें सुनते थे 5-6 कंट्री मेड पिस्टल बन जाती थी। तो जब कभी रैले साइकिल चोरी होती थी, कहते थे कि अब ये जो कंट्री मेड वेपन्स बनाने वाले हैं ये इनके यहाँ पहुंच गई होगी और ये इसके फ्रेम को काट करके अब इसके 12 बोर के कट्टे बनाएंगे। ये इनका होता था। 12 बोर कारतूस जो मोटे वाले होते हैं उनके कट्टे बनेंगे। लेकिन उसके बाद इनको भी ये जो गन स्मिथ हैं लोकल देसी, इन गन स्मिथ ने भी अपनी टेक्नोलॉजी को थोड़ा विकास किया और कंट्री मेड पिस्टल जो एक फायरा होती है, अब इन्होंने पिस्टल बनाना शुरू कर दिया। और पिस्टल ऐसा आसान नहीं होता है, उसमें चाल वाले पुर्जे होते हैं, उसमें काफी मैकेनिकल पार्ट्स लगते हैं और उसके चाल वाले पुर्जों को पीछे किया जाता है। और नाल अभी तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं ये बता दूं कि जो उसको खरीदते हैं वो अपनी मौत के वारंट पे खुद ही दस्तखत बना रहे हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो उनकी नाल के अंदर कटिंग होती है, इसको ग्रूविंग कहते हैं, वो ग्रूविंग काटना भी बड़ा प्रिसीजन का काम होता है। और वो अगर आदमी नहीं कर सकता, जो कि इनको नहीं आता है, तो वो गोली आप चलाएंगी पीर घाट, वो लगेगी मीर घाट। और अक्सर आपने सुना होगा कि साहब एक भाई खड़ा था, मारा था एक को, लग गया दूसरे भाई को। गोली जानी थी बाएं, चली गई दाहिने। मारना था उनका, देखिए हम आपके पैर पे निशाना लेते हैं, लग गई आंख पे जाकर के। तो इतना वेरिएशन हो जाता है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना वेरिएशन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मेरठ की जो आपने बात की है वो बड़ी सनसनीखेज है। और इसमें अब तक जो बरामदगी है, हिंदुस्तान टाइम्स ने 27 अप्रैल को छापा है कि 11 पिस्टल्स और 12 मैगजीन्स। अब ये छोटी मोटी वेपन नहीं है। और एक एक पिस्तौल ये 35-35 हजार की बेचते थे। 3 महीने से इनका कारोबार चल रहा है। अब इसकी डिटेल बाद में बात करेंगे। और अगर ये 150 पिस्टल बेच चुके हैं 90 दिन में, तो 150 पिस्टल का हिसाब आता है 52 लाख प्लस रुपए। आप ये देखिए, 90 दिन में 52 लाख तो IAS IPS अफसर और हम आप भी नहीं कमा पाएंगे। और ये हींग लगे ना फिटकरी, 2 लेथ मशीन बैठाई, ड्रिलिंग मशीन लगाई और लोहा लक्कड़ ला करके आपने जोड़ करके पिस्टल बेच दी। अभी तो इनकी क्लाइंटील भी मैं बताऊंगा आपको। इन्होंने एक मकान किराए पर लिया लगभग 90 दिन पहले, 3-4 महीने पहले। कहां पर लिया? अलीपुर लोहिया नगर, जिला मेरठ। मोहल्ला अलीपुर, लोहिया नगर थाना, जिला मेरठ। किराए पर लिया था। SSP अविनाश पांडे ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह खबर लगी। इन्होंने घर पे छापा डाला तो देखा कि पलंग के नीचे एक इन्होंने सुरंग बना करके एक पैसेज और सीढ़ी काट करके अंदर एक बेसमेंट बनाया था। और उस बेसमेंट में दुनिया भर का सामान। इनके जो रिंग लीडर थे रहीमुद्दीन, ये भी अलीपुर के निवासी हैं और अलीपुर के निवासी ये अभी फरार चल रहे हैं। इनके जो गैंग मेंबर अरेस्ट हुए हैं उनके नाम है अलाउद्दीन, असलम, उमर और इरफान। और ये 3 महीने से ऑपरेट कर रहे थे। अब अलीमुद्दीन साहब जो हैं आपके, ये लगता पहले भी काफी, रहीमुद्दीन ये पहले 2 बार जेल जा चुके हैं अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, यानी पुरानी IPC की धारा 307 के अंतर्गत और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, यानी पुराने खलीफा थे। वैसे भी ऐसे लोग जो होते हैं ये हिस्ट्री शीटर होते हैं। इनके ऊपर पुलिस की निगरानी होनी चाहिए और इनकी हाजिरी थाने में होनी चाहिए। ऐसे छुट्टा नहीं छोड़ दिया जाता है इनको। लेकिन अगर मैं समझता हूं कि मेरठ पुलिस काफी चाक चौबंद थी और इसके ऊपर काफी निगरानी थी, तभी ये गिरफ्त में टाइम से आ गया। वरना 2 बार का जेल गया हुआ और इसके अलावा पहले इसके ऊपर कई रिकॉर्ड्स थे कि आर्म्स एक्ट 307 में गया था। तो ये शातिर अपराधी है। गैंग के 4 पकड़े गए हैं, लेकिन ये रहीमुद्दीन और 10 लोग और ये अभी फरार चल रहे हैं। तो मेरा परामर्श ये होगा अविनाश पांडे SSP के ऊपर कि इनके ऊपर 2-2 लाख का करें इनाम, इनको भगोड़ा घोषित करें और एक टीम लगा करके जिंदा या मुर्दा, तो फिर कह रहा हूं जिंदा या मुर्दा इनको दस्तयाब करें। दस्तयाब करते पुलिस की भाषा में, इनको अकाउंट फॉर करें। जो भी कानूनी कार्रवाई है उसके ऊपर इस पर कार्रवाई करें।
ये 3 महीने में अगर इन्होंने 150 पिस्टल बेची तो आप ये पूछेंगे आखिर ये गई कहाँ? ये बेची गई हैं बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ। आप समझ सकते हैं कि आसपास के पूरे इलाके में इन्होंने शौकीनों को, आजकल एक फैशन नहीं हो गया है, आप सोशल मीडिया पे जाएं तो लोग ऐसे कंट्री वेट पिस्टल लेकर लहराते हुए, चुस्त जीन्स पहन करके और टाइट टी शर्ट जिसके 4 बटन ऊपर खुले हों, लहराते हुए, ये उन्हें ये नहीं मालूम कि ट्रेस भी होगे, और ट्रेस होगे तो 4 लठ पड़ेंगे, चले जाओगे जेल। ये सारी नक्शेबाजी हिरन हो जाएगी तुम्हारी। तो लेकिन उनको मालूम नहीं, जोश में आकर के ये वो सब काम करने लगते हैं। अब इन्होंने एक और काम किया था कि इसका जो रॉ मटेरियल होता था, तो रहीमुद्दीन अलग अलग दुकानें से, जैसे कहीं पर गए उन्होंने कहा बट के लिए हमें थोड़ा लोहे पीसेस चाहिए, नाल के लिए कहीं गए हमें थोड़ा बैरल चाहिए, ट्रिगर पार्ट के लिए चाहिए तो कहीं और चले गए। अगर मान लीजिए पिस्टल में कम से कम 25 तरह के पार्ट्स होते हैं, और अगर एक जगह से लेंगे तो लोग कलई खुल जाएगी, भाई आप बना क्या रहे हैं, ये तो सारे पार्ट्स जो आते हैं ये पिस्टल में लगते हैं। तो अलग अलग दुकानों से किश्तों में जा करके ये हिस्से पुर्जे खरीदते थे जिससे कि शक न हो, और उसके बाद इनको असेंबल करते थे। लेकिन जब ये पकड़ गए तो सारी कलई खुल गई इनकी। अब ये भगोड़ों के ऊपर मेरा मशवरा अंजू जी यही रहेगा कि इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो, इनाम करके फोटो वोटो छपवा दें, क्योंकि ये वाकई जनता के लिए बड़ा घातक है ऐसे गिरोह का सक्रिय होना। मैं भी मेरठ में बहुत रहा हूं, कई कैपेसिटीज में, डीआईजी, आईजी, एडीजी, और यहां पर इसकी एक समस्या रही है। तो पुलिस को बहुत अलर्ट रहना होगा इसके ऐसे गैंग को निष्क्रिय करने के लिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो रिंग लीडर है रहीमुद्दीन, इसके ऊपर कई केसेस हैं, 2 बार जेल जा चुका है आर्म्स एक्ट और 307 में। अब बात आती है उससे भी महत्वपूर्ण, क्योंकि आपने बरामद कर लिया, लेकिन 150 पिस्तौलें आखिर आपने बेची किसको है, वो भी तो ज्यादा जरूरी है। वो भी कोई शरीफ ज़ादे तो है नहीं, वो भी अपराधी होंगे, वरना नाजायज हथियार जो खरीदेगा शरीफ ज़ादा तो वो भी नहीं है। बिल्कुल। ये जरूर है कि असली पिस्तौल जो आएगी वो आएगी 5 लाख प्लस की। इंडियन ऑर्डिनेंस की अगर आप लेंगे तो हो सकता है 2 लाख की भी मिल जाए, लेकिन 35,000 में तो आपको ऐसी नकली ही मिलेंगी। इन्होंने बेचा जिनके नाम आए हैं, असलम निवासी मेरठ, अलाउद्दीन, अनस, शक्ति, मुनीर, आरिश, शिव शर्मा, गुड्डू सैनी, रजत शर्मा। अब ये नाम है उनके जिन्होंने ये 150 पिस्तौलें खरीदी, अभी और नाम प्रकाश पे आएंगे। ये काम पुलिस ने अच्छा किया कि सामान्यतः पुलिस ये करती है कि रिंग लीडर को पकड़ लिया, असलहा पकड़ लिया, उनके बनाने के कल पुर्जे इकट्ठा कर लिए और काम खत्म ना। आपने जो 150 का इकबाल किया है, आपने किसको बेचा है और कैसे आप वर्ड ऑफ माउथ अपना इश्तिहार चलाते थे, कैसे ग्राहक आते थे, और ग्राहक जब आते थे तो वो पैसा जो आपको 52 लाख मिला है 90 दिन में, वो गया कहाँ, किसकी जेब में है, किस अकाउंट में है। वो भी पुलिस को चाहिए कि पूरी तरीके से उसको जब्त कर ले, उस पर पूरा अधिकार सरकार का है, इन चोटों का नहीं है। और इनकी खातिर तवाज़ुन से ऐसी कर दी जाए कि भविष्य में पूरा गैंग जहां कहीं भी रहे तो थाने में एक बार हाजिरी लगाए, 15 दिन में एक बार इनकी निगरानी हो, हिस्ट्री शीट में जो खाने होते हैं ये क्या कर रहे हैं, इनका चाल चलन क्या है, इनकी शोहरत आम क्या है, इनकी सोहबत क्या है, इनको बचाने वाले इनके मददगार कौन है, ये तमाम लेखा जोखा हिस्ट्री शीट में होता है, उसको अपडेट करें, अद्यावधिक करें। सर मैं ये समझना चाह रही थी कि ये हिस्ट्री शीटर था और बाहर आया है, उसके बाद ये सब कर रहा था, तो ये आपको लगता है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव है? किसी को नहीं पता होगा कि इतना बड़ा कांड कर रहा है, और ये जो इसके ग्राहक हैं ये भी गैंगस्टर होंगे सर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुड़े होंगे, पुण्य का काम करने के लिए तो इससे हथियार नहीं ले रहे होंगे ना। तो सर ये सब कुछ राजनीतिक कनेक्शंस के जरिए तो किया जाता होगा या नहीं? नहीं, ये इतना छोटा काम है। अगर आप कहती जो दूसरा ऑटोमेटिक वेपन्स की बात होती, मैं मान लेता बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं होता है, वो बहुत बड़ा काम होता है, वो करोड़ों का होता है। ये बहुत छोटा काम है। और ऐसा मैंने देखा है कि ये जो शौकीनी सोशल मीडिया की तरफ से भूत सवार हुआ है युवाओं को, तो लोग शौकीनी करने में, और मूर्खता इनकी ये है, इनके दिमाग की कितना ऊंचा है आप इसे समझ सकती हैं। नाजायज हथियार लिया है और उसको चमकाते हुए चला रहे हैं, और आइडेंटिटी तो छुट्टी नहीं, जब खुद कह रहे कि मैं पुत्तूलाल निवासी गली नंबर 18, मैं देखो ये हथियार मैं गोली से भून दूंगा सबको। और चूंकि 35,000 की रकम ये ऐसी की इकट्ठा कर लेते हैं और फिर सोशल मीडिया पे जाकर के रंगबाजी करते हैं।
तो उस ये आपने सुना भी होगा, मैं कभी आपको बताऊंगा कि इस तरीके का युवा वर्ग सोशल मीडिया पे अपने भौकाल बनाने के लिए नक्शेबाजी के चलते ये सब करते हैं। अंततोगत्वा जब पुलिस ट्रेस करके इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेस कर लेते हैं, या जब आईटी सेल ट्रेस कर लेता है, चार लट पड़ते हैं तो अकल दुरुस्त हो जाती है इनकी। लेकिन असली जो आपने राजनीतिक हस्तक्षेप की बात की है या संरक्षण, वो तब होता है जब स्वचालित और इंपोर्टेड वेपन्स और ऐसे वेपन्स आते हैं, उसमें राजनीतिक संरक्षण पूरी तरीके से आता है। जैसे कि पंजाब टेररिज्म में दिखाई पड़ रहा है या बांग्लादेश में दिखाई पड़ रहा है, वो पूरी तरीके से राजनीतिक होता है। कट्टे वट्टे का मामला तो बहुत छोटा होता है। सर भले ही छोटा हो, लेकिन वो एंटी सोशल एलिमेंट्स, गुंडे, ये लोग तो इनसे खरीदते ही होंगे ना सर। कितनी जगहों पर तो दंगे फसाद करने वाले लोग भी इनसे ये हथियार लेते होंगे। अच्छे लोगों को हथियार थोड़े बांटते फिरते होंगे। बिल्कुल सही। असामाजिक आपराधिक तत्व और इनके हथियार के बनाने का तौर तरीका, पहले तो मैंने बताया कि कंट्री मेड पिस्टल ही बनती थी, एक फायरा जिसमें 12 बोर का या एक कोई 315 बोर का कारतूस लगता था, और वो कभी कभी दाल फट जाती तो चलाने वाला ही मर जाता था दाल फटने से। लेकिन ये जो है, ये सोफिस्टिकेशन है। सोफिस्टिकेशन ऐसा है कि अगर चाल के पुर्जे और आपके एक ट्रिगर दबाने से एक गोली चलती है, और गैस के प्रेशर से चाल के पुर्जे पीछे आते हैं, खोखा बाहर निकल जाता है और कारतूस नाल में आ जाता है, तो जाहिर है कि सोफिस्टिकेशन और काम आया है। लेथ की मशीन लगती है, लेथ की मशीन के साथ साथ ड्रिलिंग मशीन लगती है, तो ये आसानी से नहीं होता है। इसीलिए बेसमेंट में करते हैं कि जो उसका शोर होता है लेथ और ड्रिलिंग मशीन का, वो ऊपर और आवाज और पड़ोसियों में न जाए। सर अब जैसे हम अगर पंजाब की बात करें, वहां पर इतने बड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकवादी पकड़े गए हैं और उनके पास इतने सारे हथियार मिले हैं। पता नहीं किस बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे वो लोग। आप सही कह रहे हैं कि इसके बारे में पता ये लगा है कि 27 अप्रैल की ही रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि खालिस्तान टाइगर फोर्स, लेकिन आप याद करें कि इसमें शंभू रेलवे ट्रैक अंबाला अमृतसर रूट के ऊपर जो फ्रेट कॉरिडोर है, वहां पर आईईडी लगाते हुए एक आदमी लगाते लगाते ही मर गया। लगाते लगाते ही वो फूटा और उसके चिथड़े उड़ गए, परकचे उड़ गए। और मैंने भी देखा था अपने टेन्योर में, ये जब आईईडी ब्लास्ट होता है तो हम जब जाते हैं कि भाई वो आदमी की लाश कहाँ गई, इनका लाश वाश कहाँ है, तो बिल्कुल मालूम पड़ता है जैसे गायब हो गया। तो हमने जब प्रत्यक्षदर्शी से पूछा क्या हुआ, उनके साथ जोर का धमाका हुआ, पटरी इतनी उखड़ गई, और एक आदमी हमने देखा जैसे चिड़िया उड़ती हुई जाती है, उड़ता हुआ बिल्कुल दूर जाके गिरा जाके। कुछ लोथड़े पेड़ पे गिरे, कुछ लोथड़े कहीं और गिरे। वो इतनी भयानक दृश्य होता है। इस केस में जगरूप सिंह एलियस जूपा, निवासी तरनतारन, इसकी पूरी कटी फटी लाश ट्रैक पर मिली थी। तो पटियाला पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, और SSOC स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर से आया, और इन्होंने मिलकर के कारगुजारी की। जो भी वहां पर ट्रैक के ऊपर लाश के पास से जो माल असबाब मिला, उसको एनालाइज करके उसके आधार पर ये जो पटियाला में हुआ था, तो जगरूप सिंह उर्फ जूपा, उससे ये पता लगा कि 4 लोगों की गिरफ्तारी और हुई। प्रदीप सिंह खालसा जो चीफ है इस ग्रुप का, निवासी मनसा, कुलविंदर एलियस बग्गा, ये भी मनसा का है, सतनाम सिंह एलियस सत्ता तरनतारन का रहने वाला है, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, ये भी तरनतारन का रहने वाला है। और इसके बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो सतनाम जो जगरूप का सगा भाई है, उसने ये बताया कि हथियार हमने गांव में और कार की लगेज बूट में रख रखे हैं। चौंकाने वाली बात अब आई, अब राजनीतिक संरक्षण की बात अब आती है, जो आपने पहले सवाल किया था। इनकी अगर आप हथियार सुन लें और देख लें, ये ऐसे हथियार हैं जो फौज के पास रहते हैं। RPG, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड इनके पास से दूसरा मिला है 296 किलो मेटेलिक आईडी, यानी स्टिकी बॉम्ब का मटेरियल, जो बॉम्ब, 3 डेटोनेटर्स, तार और बैटरीज। RDX 2 पैकेट, यानी 1.5 किलो RDX। P86 ग्रेनेड। अभी सुनती चलिए, ये राजनीतिक संरक्षण के आधार पे आते हैं, लाए जाते हैं, क्योंकि इनके दूरगामी परिणाम के इनके ऑपरेशंस होते हैं चरमपंथियों के। अब पिस्तौलों का सुन लीजिए जरा। ग्लॉक पिस्टल जो आपने सुना होगा कि VIP की सिक्योरिटी में इस्तेमाल होते हैं। ग्लॉक 9mm, स्टार 30 बोर, ऑस्ट्रिया, PX5 स्टॉर्म, और 5 मैगजीन्स और 84 कारतूस। बात यही खत्म नहीं हो जाती है अंजू जी, आप आइए वायरलेस सेट। बेफेंग एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है, बेफेंग का वायरलेस सेट, हेडफोन, 2 टाइमर स्विचेस,
और ऐसे तमाम चीजें मिली हैं। अब जब इसके बारे में गौरव यादव डीजीपी पंजाब ने इसका खुलासा किया तो उन्होंने ये बताया कि खालिस्तान टाइगर फोर्स ने जिम्मेदारी ली थी उस ब्लास्ट की, और उसके बाद इनके बाद आता कि आईएसआई रिलेटेड और खालिस्तान को एक तरीके से खालिस्तानियों को मोटिवेट करने के लिए, फंडिंग करने के लिए इन्होंने ये मॉड्यूल तैयार किया है। मलेशिया से इनके पास फंडिंग आती है और हैंडलर्स इनके बैठते थे मलेशिया, पाकिस्तान और जर्मनी। यहां पे राजनीतिक संरक्षण की बात आती है, क्योंकि ये वैक्यूम में इतना बड़ा मॉड्यूल नहीं ऑपरेट कर सकता है। इसलिए अंजू जी, यहां पर राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक लापरवाही। आपको मैं ले चलता हूं अमृतपाल सिंह, जो उसने गुंडागर्दी की थी, कितने दिन भूमिगत रहा, पुलिस के चंगुल से भाग गया, और स्थानीय प्रशासन ने, स्थानीय नेतृत्व ने अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस कदम तब नहीं उठाए थे। वो तो भारत सरकार ने कुछ कार्रवाई की, तब जाकर के इनके मालूम पड़ा कि ये कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, वरना ये मालूम पड़ रहा था कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई अब कार्रवाई हो नहीं सकती है। सर 34 दिन तक अमृतपाल फरार रहा था, अंडरग्राउंड रहा था, पंजाब पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई थी। केंद्रीय सुरक्षा बल जब आए थे तब 40वें दिन पकड़ा गया था, अब डिब्रूगढ़ जेल में सड़ रहा है। बिल्कुल सही है, ये होना ही चाहिए था, लेकिन पंजाब पुलिस की लापरवाही तो मैं नहीं कहूंगा। सोची समझी रणनीति के तहत अमृतपाल सिंह के प्रति एक अत्यंत उदार दृष्टिकोण, गुरुद्वारे से भगवाया उसको घूमने दिया, जगह जगह वो दफा 144 लगी थी तब भी राइफलधारी उसके साथ घूम रहे थे। तो इस तरीके से ये जो चीज बहुत ही आपत्तिजनक था, और इसी के नेतृत्व की लापरवाही या समर्थन, प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन दो प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष, डायरेक्टली हम कह दें कि हम इसका साथ दे रहे हैं, दूसरा हम कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन हमारी हरकतें ऐसी होंगी कि अमृतपाल सिंह ने पकड़ा जाएगा, न हम उसको पकड़ने के कोई ठोस प्रयास करेंगे, और वही हुआ। इसको कहते हैं राजनीतिक संरक्षण। अब आप जाइए, काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर सीआई ने भी एक आईएसआई बेस्ड एक गिरोह का अनावरण किया है और अरेस्ट किया है सुखविंदर सिंह एलियस सुक्खा, निवासी फिरोजपुर। और इससे जो बरामदगी हुई है, आप याद करें हम लोग एक शो कर चुके थे कि चाइना का बना हुआ सोलर सीसीटीवी किट 4G कनेक्टिविटी के साथ, स्टैंड अलोन 4G कनेक्टिविटी और सोलर पावर्ड आपका सीसीटीवी। ये पहले भी एक नेटवर्क, तो आईएसआई फुटप्रिंट तो बिल्कुल साफ दिख रहा है अंजू जी कि आईएसआई ने पहले भी कहा था, और यहां पर भी सीसीटीवी यहां नहीं, जहां चाहे लगा दें। जो संवेदनशील स्थान है, वीआईपी मूवमेंट जहां हो, जहां पर फौज हो, जहां पर हमारी सेना बल के मूवमेंट हो, वहां पर ये स्टैंड अलोन सीसीटीवी लगाना था। और ये रियल टाइम इसकी सूचना पाक हैंडलर्स को जाती थी। आप समझ सकते हैं कितनी भयावह, और टेक्नोलॉजी वही थी। जो गिरोह आपका गाजियाबाद से पकड़ा गया था, अब 12-14 लड़के पकड़े गए थे, कुछ नाबालिग, अधिकांश हिंदू, उनके पीछे ये आईएसआई हैंडलर्स थे। वहां पर भी सोलर पावर्ड 4G एनेबल्ड सीसीटीवी यहां पर भी पकड़ा गया है। ये पूरी तरीके से आईएसआई बैक्ड रिंग था। लेकिन संतोष का विषय है कि आपने 2 मॉड्यूल पकड़े। आपने एक चीज पे गौर किया होगा अंजू जी, कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लगातार हर शाख पे उल्लू बैठा है। आप एक पेड़ हिलाइए और 10 आईएसआई एजेंट निकल के आते हैं। ज्योति मल्होत्रा की बात तो बड़ी पुरानी हो गई, अब आप देखें गली गली ऐसे एजेंट मिल रहे हैं। लेकिन इसीलिए ये जरूरी है कि मैंने आपके पिछले शो में एक चीज कही थी, तो आपके दर्शकों ने उसका समर्थन किया था कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में अगर कोई पकड़ा जाए तो उसकी शुरुआत ही 10 साल से होनी चाहिए। लोगों का नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इनकी शुरुआत होनी चाहिए छाती पे गोली मार के। तो इच्छा तो हमारी क्या है ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूं। इच्छा तो हमारी भी यही है कि चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दे, लेकिन हमारा देश लोकतंत्र है, संविधान से चलता है, और कानून ने बिना पूरा मौका दिए अपनी सफाई दिए और बिना ट्रायल किए। हमने तो अजमल कसाब को भी पूरी मौका दिया था अपनी सफाई देने का, और इतने सालों तक उसको जेल में रखा। हमारे चाहने से नहीं, जो संविधान जितनी अनुमति देता हम उतना ही कर सकते हैं। अब शिकायत भी आती है कि पुलिसकर्मी कुछ एसटीएफ या एटीएफ फर्जी इनकाउंटर कर देते हैं। मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूं, फर्जी काम नहीं होना चाहिए, लेकिन जिनको पकड़ के ले जाने कोई शरीफजादे नहीं है, न गांधीवादी हैं, ये छटे हुए हत्यारे हैं, और ये ले आते पुलिस बल के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो पुलिस बल के तो प्रशिक्षण ही ऐसा है, विकास दुबे का जैसे हुआ, इनका जैसे हुआ, आपने कोशिश की, प्रसाद पा गए। तो एटीएस, एसटीएफ और पुलिस का यही है
कि कोई चीज उधार नहीं रखते हैं, तुरंत प्रसाद दे देंगे, तुरंत दान महाकल्याण। तो अगर सर किसी को आत्मघात करना होगा तो वही पुलिस के ऊपर आक्रमण करेगा। जी सर लेकिन ये 1.5 किलो आरडीएक्स के 2-2 पैकेट और इतने हाई टेक वाले हथियार इनके पास से जो मिले हैं सर, तो ये तो किसी बड़े कांड को अंजाम देने की तैयारी में थे। और राजनीतिक संरक्षण तो होगा ना सर, क्योंकि देखिए बॉर्डर एरिया कैसा है पंजाब का, कहीं से भी हथियार आ जाते हैं ड्रोन के जरिए, तो इनको तो कहीं ना कहीं से संरक्षण मिला ही हुआ था। और अमृतपाल के ऊपर से सर एनएसए भी हटा लिया गया, अब तो उस पर जी आम धाराओं के तहत केस दर्ज है। ये जी पंजाब सरकार ने किया है ना सर। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही उनको एनएसए लगाना पड़ेगा, क्योंकि एनएसए अगर नहीं लगाएंगे तो फिर भारत सरकार यूएपीए लगा करके ये एनआईए आ जाएगी बीच में और इनका खेल हो जाएगा खत्म। जैसे पश्चिम बंगाल इलेक्शन में आपने देखा कि पहली बार कश्मीर में भी एनआईए नहीं गई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल इलेक्शन में एनआईए का भी डिप्लॉयमेंट हुआ। लेकिन ये जो हथियार आ रहे हैं ड्रोन से गिराए जा रहे हैं, पाकिस्तान और पंजाब बॉर्डर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी हैं, उनके नीचे से बताया जाता है सुरंगें जाती है कि पाकिस्तान से कोई भी बेखौफ होकर के सुरंगों के जरिए स्मगलर, राष्ट्र विरोधी तत्व या इस तरीके के अराजक तत्व आ जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में भी बीएसएफ और सरकार जागरूक रहेगी और वहां जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है बिल्कुल बॉर्डर से सटी हुई, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि उनका नेटवर्किंग या जियो पोजिशनिंग के द्वारा ड्रोन ड्रॉपिंग ना होने पाए। लेकिन सर सवाल फिर वही राजनीतिक संरक्षण का सर, इतने सारे हथियार एक जगह पर लाकर इकट्ठा कैसे हो गए? और अब जाकर पता चल रहा है, आप सोचिए कितने बड़े खतरनाक इरादे थे, पता नहीं किस वीआईपी को टारगेट करने के चक्कर में थे ये लोग, जैसे सीसीटीवी कैमरे आप बता रहे हैं कि मिले हैं वहां पर। लेकिन जो जिंदा पकड़े गए उनसे पूछताछ तो होगी ही ना, और जो जिंदा पकड़े गए उनसे जब पूछताछ होगी तो ये मान के चलिए, जैसे सुखविंदर सिंह से आपने कहा ये आपका मिला था सीसीटीवी, और जो पकड़े गए हैं कुलविंदर, प्रदीप सिंह, सतनाम सिंह, गुरप्रीत सिंह, ये इनसे मिले हैं आपके हथियार। अब इनसे पूछताछ अगर करें कि तुम कितने राजनीतिक नेताओं को जानते हो, कितने तुमसे मिले, कितने ने तुमसे बात की है, कितनों के यहाँ तुम घर पे गए हो, आप यकीन माने अगर गहराई से छानबीन हो जाए तो इन राजनेताओं का भी नाम आ जाएगा। हालांकि राजनेता भी छटे हुए बदमाश होते हैं, आमने सामने किसी से मिलेंगे नहीं, फोन से कभी बात करेंगे नहीं और किसी के साथ मिलने का सवाल ही नहीं, लेकिन कभी कभी त्रुटिवश ये बातें खुल जाती हैं, और जब बातें खुल जाती हैं और उसको बात को आगे बढ़ाते हैं तो फाइनेंशियल ट्रेल मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल मिल जाता है, फिर उसके बाद राजनेताओं को भी उनको बेनकाब करने का वक्त आ गया है। जैसे मेरठ पुलिस ने खरीदने वालों के नाम बताए, बेचने वालों के नाम बताए, पूरी चेन बता दी, यहां पर भी पूरी चेन मालूम नहीं हो जाए आखिर ये हथियार आप किसके लिए लाए थे, क्या करने वाले थे आप। ये तो सही है कि विध्वंसात्मक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए, लेकिन आपको फाइनेंस किसने किया? सर जिस तरह का आतंकवाद झेला है पंजाब ने, बड़ी मुश्किल से पंजाब उससे बाहर निकला है, आपको लगता है वो दौर वापस लौटता दिख रहा है? लेकिन पाकिस्तान ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद, उनका तो जो नेतृत्व है अपने पाकिस्तान पार्लियामेंट में कहता है कि हिंदुस्तान हमारा जाती दुश्मन है और हिंदुस्तान का खात्मा ही हमारी मंजिल मकसूद है। तो जिसने खुल के कहा है तो उससे कैसी अमन की आशा, कैसा क्रिकेट मैच और कैसी उसके साथ दोस्ती। आप भी इजराइल की तरह कमर कस लीजिए, बिल्कुल एक तरीके की, या तो तुम रहोगे हम रहेंगे, अब वक्त आ गया है दो दो हाथ हो ही जाए। पाकिस्तान एक भिखमंगा देश है और एक भीख का कटोरा लेके घूम रहा है, लेकिन जब बात आती जनता को वर्गलाने के लिए तो हमारे खिलाफ वो जहर उगलता है। लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर अगर कार्रवाई करना तो ये जो दोस्ती की बातें करते हैं या अमन की आशा की बात करते हैं, क्रिकेट मैच की बात करते हैं, गजल संध्या, एक शाम गजलों के नाम, उसमें आबिदा परवीन, गुलाम अली और इस तरीके के लोगों को बुला रहे हैं आप। ये शायर अपने घर में शायरी पढ़े, हमारे यहाँ शायरों की और गाने वालों की कमी थोड़ी ही है, और तुमसे अच्छे गाने वाले और गजल गायक हमारे हिंदुस्तान में। तो बेहतर ये होगा कि तुम अपने यहाँ, हम अपने यहाँ रहते हैं। लेकिन हमारे कुछ लोगों को बड़ा जो सेकुलर, सूडो सेकुलर होने का बड़ा डर रहता है, और उसका सबसे पहला प्रमाण है कि पाकिस्तान प्रेम। पाकिस्तान प्रेम सबसे बड़ा प्रमाण पत्र होता है हमारे सेकुलर होने का। ये सूडो सेकुलर है। पाकिस्तान की चमचागिरी तुम कितनी करो, जितना भी चप्पल उनके लेके सर पे चलो, जिस दिन मौका लगेगा वही चप्पल दे मारेंगे सर पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, पाकिस्तान की नकेल कसनी पड़ेगी, लेकिन फिर हमारे देश के अंदर भी तो एक तबका है ना सर,
जो पाकिस्तानी प्रेमी हैं, जिनको सेकुलर कीड़ा काटा हुआ है, वो भी तो उनका समर्थन करते हैं। घर के अंदर ही अगर दुश्मन बैठे हो सर, तो बाहर वाले को क्या कहना। अभी जितने भी पकड़े गए हैं खालिस्तानी समर्थक, ये सब भी तो यहीं रहने वाले हैं। हथियार इनको बाहर से है, लेकिन अपने देश के खिलाफ काम कर रहे थे। अब देखते हैं सर, जांच एजेंसियां जब पूछताछ करेंगी तो किन किन के नामों का खुलासा होता है, और साथ ही साथ वो जो मेरठ वाले हैं, जब उनसे पूछताछ होगी तो वो भी पता नहीं किस किस का नाम लेंगे। तो सर, सुरक्षा एजेंसियों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपने नापाक इरादों में लगा हुआ है। वो कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट को भारत में, उस आतंकी मूवमेंट को भारत में फिर से जिंदा किया जाए। सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ी कृपा की आपने, बड़े महत्वपूर्ण संवाद के लिए आपने प्लेटफॉर्म दिया। जय हिंद। जय हिंद।